हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो के अंदर दो प्रकार की जो हमारी कृषि व्यवस्थाएं थी, चावल प्रधान गैर निर्वाह कृषि और चावल विहीन गैर निर्वाह कृषि के बारे में अध्ययन किया था। इसी व्यवस्था के अंतर्गत हम आज जो अन्य कृषि व्यवस्थाएं हमारे सिलेबस में हैं उन कृषि व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले कौन सी कृषि व्यवस्था है? वाणिज्यिक रोपण कृषि व्यवस्था। वाणिज्यिक रोपण कृषि व्यवस्था, इसे व्यापारिक बागाती कृषि भी कहते हैं। जो वाणिज्यिक रोपण कृषि है उसे व्यापारिक बागाती कृषि भी कहा जाता है। ये अधिक वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। इस प्रकार की कृषि में कोई एक फसल केवल बिक्री द्वारा मुद्रा अर्थात नकदी प्राप्त करने के लिए उत्पन्न की जाती है, जैसे रबर, चाय का कौवा, गन्ना, केला। यानी इस पूरे क्षेत्र के अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष में एक फसल ही की जाती है, और वो उत्पन्न क्यों की जाती है? व्यापार के लिए। इसके अंतर्गत क्या होता है कि पेड़ लगाए जाते हैं। बीजों से फसल का उत्पादन नहीं होता, बल्कि पेड़ों का रोपण किया जाता है, और वो पेड़ जो होते हैं कई पेड़ 150 साल तक आपको फसल का उत्पादन देते हैं। तो पेड़ लगाने के कारण इसको रोपण कृषि कहा जाता है। बड़े बड़े बागान होते हैं, बाग होते हैं, उन बागानों के अंदर इसका उत्पादन किया जाता है। मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत इसका उत्पादन किया जाता है। संसार के अंदर कुछ बागाती कृषि क्षेत्र जो हैं वो निम्न हैं। बागाती या रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र निम्न हैं। पश्चिमी द्वीप समूह में क्यूबा, जमैका, पुर्टो रिको। अमेरिका के नीचे जो पश्चिमी द्वीप समूह है उसमें क्यूबा है, जमैका, पुर्टो रिको। मुख्यतः गन्ने की फसल होती है। मध्य अमेरिका में होंडुरास, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका। मध्य एशिया अमेरिका में क्या? तो होंडुरास है, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका। यहाँ मुख्यतः केला और गन्ने की उत्पत्ति होती है। पश्चिम अमेरिका में गिनी तट प्रदेश, घना आदि, कोको की मुख्य फसल है। दक्षिण अफ्रीका में नेटाल प्रांत। दक्षिण एशिया में भारत, श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया चाय, रबड़, कौवा जिसे कॉफी कहते हैं मुख्य फसल है। ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड क्षेत्र। ये क्षेत्र जहाँ है जहाँ पर क्या होती है? गन्ने है, रबड़ है, चाय है, कौवा है, कॉफ़ी है, कोको है, अनानास है, इसकी फसल की जाती है। मुख्य फसलें कौन सी होती है? रोपण कृषि में उन फसलों का उत्पादन होता है जिनमें पदार्थों की मांग पिछली 2 शताब्दियों में नगरीय संस्कृति के विकास के साथ साथ बढ़ी है। यानी रोपण कृषि का जो संबंध है वो किससे है? जो नगरीय व्यवस्था है, वो नगरीय व्यवस्था के विकास के साथ में इसका संबंध है। जैसे जैसे नगरीय क्षेत्रों में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों की मांग में वृद्धि हो रही है, और उससे रोपण कृषि को बढ़ावा मिला है। रोपण कृषि भी मुख्यतः जो यूरोपीय प्रवासी लोग हैं, उन यूरोपीय प्रवासी लोगों के द्वारा इस रोपण कृषि का विकास किया गया। फसलें मैंने आपको पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। गन्ना है, चाय है, कौवा है, कोको है, नारियल है, रबड़ है, सिसल एक प्रकार का रेशा फसल है, और रेशा इत्यादि हैं। तो विश्व की प्रमुख बागाती कृषि की फसलें था, उनके उत्पादक देश निम्नलिखित प्रकार से हैं। रबड़। मानसून एशिया में मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, भारत, फिलीपींस, सिंगापुर, अफ्रीका में घाना, नाइजीरिया, आइवरी कोस्ट और दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील। नारियल। मानसून एशिया में भारत, वियतनाम, थाईलैंड, श्रीलंका तथा अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका में भूमध्य रेखा के समीपवर्ती तटीय देशों में नारियल का उत्पादन होता है। केले में मानसून एशिया में भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया तथा अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के भूमध्य रेखीय प्रदेश। चाय चीन, भारत, श्रीलंका, जापान, बांग्लादेश, ईरान, अफ्रीका में कीनिया एवं तंजानिया। नारियल में सर्वाधिक रबड़ का सर्वाधिक जो उत्पादन वो थाईलैंड करता है, नारियल का फिलीपींस करता है, केले का भारत करता है, चाय का भारत करता है, कौवा का ब्राज़ील करता है। कौवा मुख्यतः ब्राज़ील है, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, पेरू, अफ्रीका महाद्वीप का गिनी तटीय प्रदेश पर घाना, आइवरी कोस्ट, इथियोपिया, युगांडा, एशिया में भारत, यमन व इंडोनेशिया। कोको। आइवरी कोस्ट, घाना, नाइजीरिया, कैमरून, ब्राज़ील, इक्वाडोर,
कोलंबिया, पेरू, मेक्सिको, मलेशिया तथा पापुआ न्यू गिनी प्रदेश। ये मुख्यतः फसलों वाले प्रदेश हैं आपकी। क्या हैं? जो बागाती कृषि है, उस बागाती कृषि के अंदर जो विभिन्न प्रकार की जो आपकी फसलें उगाई जाती हैं, उन फसलों के बारे में इसमें बताया गया है। फिर है रोपण कृषि की विशेषताएं, यानी बागाती कृषि की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। ये एक फसली कृषि है, यानी बागाती कृषि के अंदर सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये एक फसली कृषि है। यानी एक विस्तृत क्षेत्र के अंदर एक ही फसल की जाती उत्पन्न की जाती है। आप देखते होंगे चाय के बागान कितने कितने हजार हेक्टेयर में एक एक बागान होता है, बिल्कुल पर्टिकुलर एरिया चाय का। कौवा का बिल्कुल अलग एरिया है, गन्ने का बिल्कुल अलग एरिया है, नारियल का बिल्कुल अलग एरिया है, कोको का अलग एरिया है। यानी रोपण कृषि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की फसलें मिली जुली रूप से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि एक ही फसल का एक हजारों हेक्टेयर बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता है। तो यह है एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है। क्या है? एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है। इसमें अधिक पूंजी, उच्च प्रबंधन और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब आप मान के चलिए कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे अधिक जो पूंजीगत व्यय है, सबसे अधिक जो मशीनीकरण है, वो मशीनीकरण किस में है? बागाती कृषि में। बागाती कृषि के अंतर्गत क्या होता है कि इसके उत्पादन और उपभोग के देशों में दूरी का बड़ा अंतर है। दूरी के अंतर होने के कारण क्या होता है कि इसके अंतर्गत फसल का उत्पादन, उसकी प्रोसेसिंग, उसकी पैकेजिंग, वो सारा कार्य वहीं बागान के ऊपर करना पड़ता है। तो बागानी करने के कारण यहाँ पर एक पूरा सेटअप स्थापित होता है। वहीं कृषि फार्म होता है, वहीं पर फैक्ट्री होती है, वहीं पर जो इसके प्रबंधक मैनेजमेंट होता है, उसके आवास होते हैं, वहीं पर मजदूरों के रहने की व्यवस्था भी होती है। तो एक लगभग एक पूरा साम्राज्य स्थापित होता है यहाँ पर। तो उसके लिए हमारा बहुत अधिक खर्च होता है। इस कारण इसमें अधिक पूंजी, उच्च प्रबंधन और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है। सबसे अधिक मशीनीकरण की जरूरत पड़ती है, सबसे अधिक तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। इस कारण बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कृषि व्यवस्था है, बहुत ही व्यवस्थित कृषि व्यवस्था है। इसकी फसलें केवल बिक्री के द्वारा मुद्रा प्राप्त करने के लिए उत्पन्न की जाती है। फसलों का जो भोक्ता होता है वो सीधा कोई प्रयोग नहीं कर सकता, पहले इसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। प्रोसेसिंग करने के बाद ही उपभोक्ता उसका प्रयोग कर सकता है। इस कारण पहले इस बागाती कृषि में जो फसलें होती हैं, उन फसलों को उत्पादित किया जाता है। उत्पादित करने के बाद हम उसको मार्केटिंग कर दी जाती है। मार्केटिंग करने के बाद ही फैक्ट्रियों में जाकर के उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद में, पैकेजिंग करने के बाद में ही उपभोक्ता के काम करने के लायक होती है। इसके अंतर्गत जोतें बहुत विस्तृत बड़े पैमाने की होती हैं, जिनमें बड़ी बड़ी संख्या में श्रमिक कार्य करते हैं। जोतें इतनी बड़ी होती हैं कि इनमें कितने हजार हेक्टेयर, लाख हेक्टेयर तक का कोई लिमिटेशंस नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी जोतें इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। इस कृषि पर बाजार मांग की घटबढ़ का और मूल्य में उतार चढ़ाव का गहरा प्रभाव पड़ता है। बाजार आधारित कृषि व्यवस्था है, तो बाजार आधारित कृषि व्यवस्था है तो बाजार की मांग का, इसके जो मोल है, मूल्य है, उस पर बड़ा फर्क पड़ता है। जितनी ज़्यादा बाजार में मांग बढ़ेगी उतना मूल्य ज़्यादा मिलेगा, जितनी बाजार में मांग कम हो जाएगी मूल्य कम हो जाएगा। तो ये जो व्यवस्था है, कृषि व्यवस्था, वो डायरेक्ट किससे कनेक्टेड है? मार्केट्स, बाजार। रोपण कृषि में उत्पादन के लिए पूंजी की आवश्यकता इसके प्रक्रम कारखानों के लिए, छोटे छोटे रेल मार्गों के निर्माण के लिए तथा नौकायन सुविधाओं के लिए होती है। यानी पूंजी की आवश्यकता किसके लिए होती है? सामान्यतः तो पूंजी की आवश्यकता प्रत्येक चीज़ के लिए होती है। परिवहन मार्गों के विकास इस बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। फैक्ट्री की स्थापना बड़ा महत्वपूर्ण है। मशीनीकरण बड़ा महत्वपूर्ण है। इन सब के लिए, इसके लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। रोपण फसल में बीमारी लगने का बड़ा भय रहता है, तो किसी फसल के असफल हो जाने पर बड़ी कठिनाई उपस्थित हो जाती है। ये जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इनके अंदर किसी विशेष क्षेत्र के अंदर विशेष प्रकार के रोग कार्य करते हैं। जब इस प्रकार की कृषि व्यवस्था में यदि किसी फसल पर रोग लग जाता है, तो रोग लगने के कारण बड़ा नुकसान होता है। उत्पन्न फसलों का बाजार प्राय संपूर्ण विश्व के नगरों में होता है।
पहले हम बात कर चुके इस बारे में कि जो विस्तृत जो कृषि है, वो विस्तृत कृषि का जो क्षेत्र होता है वो क्षेत्र कहाँ पर होता है? बाजार के अंदर। यानी ये कृषि व्यवस्था किस पर डिपेंड है? बाजार पर। आधुनिक जो नगरों की स्थापना हुई है उन आधुनिक नगरों पर डिपेंड है। जो आधुनिक लोग हैं उन आधुनिक लोगों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जिस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, उस मटेरियल के ऊपर आपकी कृषि व्यवस्था निर्भर है। ठीक है, तो धन्यवाद।